हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो आज का ये वीडियो इज़ गोइंग टू बी द सेकेंड पार्ट फॉर द चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। आई होप आप सब ने इस चैप्टर का पहला वाला वीडियो देखा है, सबको समझ में आया होगा एंड यू ऑल मस्ट हैव लाइक्ड एंड शेयर्ड द वीडियो। अगर ऐसा नहीं किया है तो प्लीज़ डू इट नाउ। एंड आई वुड रिक्वेस्ट कि अब तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं है, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल सो दैट यू गेट अपडेट व्हेनेवर आई रिलीज अ वीडियो ऑन अ चैप्टर। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, ज़्यादा बातें न करते हुए। बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस। इसके पहले वाले वीडियो में व्हाट डिड वी सी? वी सॉ ऑल द टूल्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आज हम इस वीडियो में क्या देखेंगे? आज हम इस वीडियो में द सेवरल प्रोसेसेस दैट गोज इनटू द मेकिंग ऑफ अ आरडीएनए और द प्रोसेसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी, स्टेप बाय स्टेप। ओके, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है? तो ये है यहाँ इस बोर्ड पे प्रोसेसेस ऑफ आरडीएनए टेक्नोलॉजी। सो लेट्स फर्स्ट लुक एट द स्टेप्स। First step, identification of the gene of interest. Of course, पूरा का पूरा RDNA टेक्नोलॉजी हुआ ही तो इसलिए है कि जीन ऑफ इंटरेस्ट को कहीं से उठा के कहीं और चिपका सके, राइट? अगर वो आइडेंटिफाई ही हम नहीं कर पा रहे कि वो कौन सा जीन है किसी और ऑर्गेनिज्म में जो कि हमारे मतलब का है या हमारे लिए बेनिफिशियल है, तो आगे की कोई सी भी बात नहीं बढ़ेगी। These steps won't happen. First and foremost, identification of gene of interest. Then isolation. Isolation of the gene of interest as well as isolation of the vector, दोनों ही यहाँ से, right? Cutting of the gene of interest and the vector, दोनों को ही सेम आरी से काटना होगा। फिर amplification. Amplification हम किसका करते हैं? जीन ऑफ इंटरेस्ट का करते हैं। Integration of the gene into the vector, and after that transformation. Transformation means what? Transferring the vector into the host, right? So let us look at each step. So let's begin with the first step, identification of the gene of interest. So identification of the gene of interest is the first and the foremost thing to do, and this is quite a formidable process. Why so? क्या लगता है कि आइडेंटिफाई करना किसी भी जीन को इतना ही आसान है? सी, जिस जीन को हम आइडेंटिफाई करेंगे इट हैज़ टू बी वेरी सिग्निफिकेंट फॉर अस, राइट? और उसको आइडेंटिफाई करना मतलब क्या? जैसे अगर मैं बोल दूं कि मुझे कोई ऐसा जीन चाहिए जो कि इंसुलिन बनाता हो नॉन ह्यूमन से, इट कैन बी फ्रॉम अ गोट, शीप और अ मंकी। ओके, तो बस जाके खाली उसका सेल उठा लेने से तो नहीं होगा। Where does the challenge come in identifying? So ये एक सेल है, this is the nucleus, और यहाँ पे उसका पूरा का पूरा जीनोम, राइट? जीनोम के साइज कैसे कैसे होते हैं? अगर हम ह्यूमन जीनोम का ले साइज, से फॉर एग्जाम्पल, तो इट इज 3.2 बिलियन बेस पेयर, राइट? ई कोलाई का ले तो 4.6 इंटू 10⁶ बेस पेयर, राइट? तो कितने हैं उनमें से उस जीन को आइडेंटिफाई करना। से फॉर एग्जाम्पल हमारा जीन खाली यहाँ से यहाँ तक है, एंड ऑन एन एवरेज एक जीन का लेंथ क्या होता है? एवरेज 3000 to 5000 बेस पेयर। तो हम बिलियंस ऑफ बेस पेयर की बात कर रहे हैं, उसमें से कहीं से एक छोटे से टुकड़े को आइडेंटिफाई करना, दैट इज द चैलेंज। ओके, तो क्या लगता है साइंटिस्ट क्या करते हैं? पूरे के पूरे डीएनए को खोल के खंगालने बैठ जाते हैं कि ये जीन है, लाइक ऐसे यहाँ से ये कोड देखा, नहीं लग नहीं रहा कि ये जीन है, फिर यहाँ देखा, फिर यहाँ देखा, नहीं, ऐसा नहीं होता, राइट? सो वन ऑफ द अप्रोच हाउ दे डू दैट इज, now that we know many things about genetics, gene how do they express themselves? वो ultimately एक प्रोटीन बनाते हैं, right?
तो व्हाट डू साइंटिस्ट डू, दे सी द प्रोटीन जो वो जीन बना रहा है, और उस प्रोटीन, नाउ वी हैव द जेनेटिक कोड, तो उस प्रोटीन का कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलीपेप्टाइड चेन क्या है वो देखता है. फ्रॉम देयर दे कैन मेक द mRNA. क्लियर? बिकॉज वी हैव द जेनेटिक कोड फॉर ईच एंड एवरी अमाइनो एसिड्स. mRNA बन चुका. mRNA को रख दिया जाता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेस एंजाइम के साथ. एज अ रिजल्ट क्या होता है, अ हाइब्रिड मॉलिक्यूल इज मेड, जिसमें एक स्ट्रैंड उस mRNA का होता है, दूसरा स्ट्रैंड क्रोमोसोमल डीएनए का. क्लियर? तो दो स्ट्रैंड्स है, mRNA, क्रोमोसोमल डीएनए. नाउ दे ऐड RNAs इस RNA सेगमेंट को हटा देने के लिए. तो अब उनके पास क्या बचा, एक डीएनए स्ट्रैंड, क्रोमोसोमल डीएनए स्ट्रैंड. नाउ दे ऐड न्यूक्लियोटाइड्स एंड द डीएनए पॉलीमरेज एंड अदर थिंग्स, जिससे कि दूसरा स्ट्रैंड भी हो जाए. इज दैट नॉट अ वेरी बेटर वे एंड एफिशिएंट वे ऑफ आइडेंटिफाइंग कि जीन कौन सा है, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द अप्रोच ऑफ आइडेंटिफाइंग द जीन ऑफ इंटरेस्ट फ्रॉम द जीनोम. क्लियर है? तो सबसे पहले हम उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करते हैं, कहाँ से हमें ये जीन चाहिए, फिर उस ऑर्गेनिज्म के जीनोम से उस पर्टिकुलर जीन को इस तरह से आइडेंटिफाई किया जाता है. हो चुका आइडेंटिफिकेशन. क्लियर है बच्चों? नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज आइसोलेशन. तो आइसोलेशन दोनों का ही होना है, एक जीन ऑफ इंटरेस्ट का भी और दूसरी तरफ वेक्टर. In this case we have taken the example of a plasmid as a vector. So plasmid को उस बैक्टीरिया के क्रोमोसोमल डीएनए या सेल से भी तो आइसोलेट करना है, राइट? तो सबसे पहले हम जीन ऑफ इंटरेस्ट का आइसोलेशन देखते हैं. नाउ द जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो जो हमारे लिए मतलब का है, जो बेनिफिशियल है, बी इट फॉर एनी मेडिकल पर्पज, एग्रीकल्चरल पर्पज, कुछ भी पर्पज हो, वो होता तो किसी सेल के अंदर है. क्लियर? Now that cell can be a eukaryotic cell or it can be a prokaryotic cell. अगर prokaryotic cell है तो ये हो गया उसका DNA, अगर eukaryotic cell है तो ये हो गया उसका DNA. तो हम क्या देख रहे हैं, let me write E and P. तो जेनेटिक मटेरियल जो भी है वो दो मेम्ब्रेन्स के पीछे छुपा हुआ है, एक तो सेल मेम्ब्रेन, दूसरा न्यूक्लियस, और यहाँ पे खाली सेल मेम्ब्रेन, राइट? नाउ यूकैरियोट में क्या, द सेल कैन बी एन एनिमल सेल, प्लांट सेल, फंगल सेल, और यहाँ पे मैं प्रोकैरियोट्स में बैक्टीरिया ले रही हूँ, बैक्टीरिया ही होता है, राइट? तो एनिमल सेल में क्या, देयर इज नो सेल वॉल. बाकी इन सब में क्या है, सेल वॉल प्रेजेंट प्रेजेंट प्रेजेंट. तो इस चीज को निकालने के लिए हमें ये दोनों लेयर्स को ही डिस्ट्रॉय करना है, राइट? सो एनिमल सेल पे सेल वॉल नहीं होता, लेकिन बाकी इन सब में तो सेल वॉल होता है. तो हम जब अंदर से किसी चीज को निकालेंगे, हमें बाहर से एक एक लेयर ऑफ सिक्योरिटी को तोड़ तोड़ के अंदर जाना है. क्लियर है? समझा पा रही हूँ व्हाट डज आइसोलेशन मीन? नाउ सेल मेम्ब्रेन्स आर इजी टू डिसइंटीग्रेट. चैलेंजिंग कौन सा होता है, सेल वॉल, एंड दैट इज वाई फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ सेल वॉल्स डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइम्स आर यूज्ड. प्लांट सेल के सेल वॉल में व्हाट इज द कंटेंट, सेल्यूलोज कंटेंट बहुत हाई होता है, इसीलिए यहां पे द एंजाइम सेल्यूलेज इज यूज्ड. क्लियर? फंगस में क्या होता है, काइटिन होता है फंगस के सेल वॉल में, that is why the enzyme chitinase. Chitinase is used. Now bacterial cell walls are very rich in peptidoglycan. Peptidoglycan को कौन डाइजेस्ट करता है, लाइसोजाइम. हो गया. तो हमने सेल वॉल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया. अब बचे क्या, सेल मेम्ब्रेन्स, द प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स, एक तो बाहर वाला बाउंड्री, फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक सेल. नाउ सेल मेम्ब्रेन्स आर वेरी इजीली disintegrated and different kind of treatments that are given
कभी कभी डिटर्जेंट से भी वो लिपिड बाइलेयर डिस्ट्रॉय हो जाता है, राइट। हाइब्रिडाइजेशन है, ग्राइंडिंग है, डिफरेंट काइंड ऑफ एंजाइमेटिक सोल्यूशन से उसे ट्रीट किया जाता है टू डिस्ट्रॉय द मेम्ब्रेन्स। हो गए मेम्ब्रेन्स डिस्ट्रॉयड। नाउ व्हाट डू वी हैव? The genetic material and all the organelles, proteins and biomolecules that is inside the membrane. Clear? तो अब डीएनए हमारे लिए अलग से निकल के तो बैठेगा नहीं, अगर वो निकल रहा है तो सारे के सारे कंटेंट्स एक साथ निकल रहे हैं। Here we have to isolate the DNA further from the other macromolecules of the cytoplasm in both the cases. तो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट, एक तो डीएनए खुद भी प्रोटीन्स सच एज हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए के साथ एसोसिएटेड रहता है। तो जो भी डीएनए के साथ बाहर जो भी केमिकल्स आते हैं उनमें से चीफ कैटेगरी वन इज प्रोटीन, अनदर इज लिपिड, अनदर इज आरएनए। तो व्हाट डू वी गेट? वी गेट डीएनए प्लस प्रोटीन, आरएनए, लिपिड प्लस कार्ब है, ईटीसी लिखती हूं। ओके, तो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए क्या यूज होता है? प्रोटीएसेस। आरएनए के लिए आरएनएस, और लिपिड के लिए लाइपेज। Similarly for other chemicals, different enzymes are used. अब सारे के सारे केमिकल्स हट गए। Now what we have is the DNA. Clear? अब इस DNA को प्रेसिपिटेट किया जाता है। अब इस DNA पे चिल्ड इथेनॉल डाला जाता है and it precipitates as white, thin white thread-like structures. And the image is given in your book. Right? After this, chilled ethanol plus DNA. DNA precipitates. Right? हो गया ये? क्लियर है बच्चों? सो बच्चों प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि मैं जैसे समझा रही हूँ, इफ आई एम बीइंग एबल टू मेक द थिंग्स वेरी इजी एंड सिंपलिस्टिक फॉर यू और नॉट। ओके, और अगर समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है तो प्लीज एक लाइक बनता है। नाउ लेट अस कम टू प्लाज्मिड। अब डीएनए को यहाँ से तो हमने अलग कर लिया, वेक्टर को भी तो निकालना है। अगर हम वेक्टर को प्लाज्मिड को भी तो निकालना है अगर हम प्लाज्मिड को यूज करें एज अ वेक्टर। एज सच प्लाज्मिड को क्रोमोसोमल डीएनए से अलग कैसे किया जाता है, दिस प्रोसेसेस आर नॉट मेंशन इन योर सिलेबस, बट फिर भी कुछ प्रोसेस होता है जिसमें कि द एंटायर डीएनए मतलब पूरे बैक्टीरियल सेल को लाइसेट के साथ बॉयल किया जाता है। क्रोमोसोमल डीएनए प्रोटीन्स वो कोएगुलेट कर जाते हैं एंड डीनेचर्ड हो जाते हैं। प्लाज्मिड पूरी डीनेचर नहीं होता, तो उन्हें रिकवर करके दे आर अगेन रीनेचर्ड। ओके, और दूसरा एक वहाँ तरीका होता है, दे आर ट्रीटेड विद सम एनायनिक सॉल्यूशंस जो कि क्रोमोसोमल डीएनए प्रोटीन्स को कोएगुलेट करा के एक बड़ा सा मास बना देता है, प्लाज्मिड को नहीं कर पाता। तो फिर उसे सेंट्रीफ्यूज में घुमाया जाता है, प्लाज्मिड फ्लोट्स इन द सुपरनेटेड, उसको वहाँ से चिल्ड इथेनॉल डाल के अलग कर लिया जाता है। क्लियर है? पूरा का पूरा प्रोसेस समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो फिर से बोल रही हूँ कि एक लाइक बनता है। तो हो गया हमारा आइसोलेशन। अब हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं। सो द थर्ड स्टेप इज कटिंग। दोनों को ही काटना है। एंड व्हाट इज द प्री रिक्विजिट टू कट बोथ? दोनों को सेम आरी से काटना है, राइट? सो दैट दे प्रोड्यूस द सेम काइंड ऑफ स्टिकी एंड्स। तो दिस इज द डीएनए मॉलिक्यूल और ये है हमारा वेक्टर। Okay, so we use the same RE.
तो एक पेट्री डिश में इसको लिया, दूसरे पेट्री डिश में इसको, और सेम आरी एंड अदर जो भी रिक्वायरमेंट है उनको छोड़ दिया जाता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, आरी ने आके फ्रेगमेंट्स बना दिए, राइट। आरी ने यहाँ भी फ्रेगमेंट बना दिया, हो गया। अब इस फ्रेगमेंट को अलग करना है, क्योंकि अब तो हमारे पास एक डीएनए मॉलिक्यूल से इतने सारे से टुकड़े हैं। दिस इज वेयर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस is done. Gel electrophoresis is done, right? Gel electrophoresis पे मैं एक वीडियो ऑलरेडी बना चुकी हूँ और मैं इसको पहले एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ कि व्हाट द प्रोसेस इज, राइट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में सारे के सारे बैंड्स अलग हो गए, जो यहाँ पे पीसेस थे फ्रेगमेंट्स, वहां से उस जेल से जो हम डीएनए पीसेस को निकालेंगे, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एल्यूशन, राइट। अब आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एक्चुअली आफ्टर कटिंग, आफ्टर जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड आफ्टर एल्यूशन, वी हैव द फ्रेगमेंट दैट वी वर लुकिंग फॉर, क्लियर। और इस तरफ वेक्टर है, राइट। नाउ जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस अलग है, सब कुछ हो गया। अब क्या होता है, नाउ वी नीड टू एम्पलीफाई दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट एंड दैट इज आवर फोर्थ स्टेप। सो व्हाई डू वी नीड टू एम्पलीफाई दिस जीन ऑफ इंटरेस्ट? बिकॉज जीन जो है वो उसका नंबर तो बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड है पर सेल, राइट। तो हमें तो सैंपल बहुत सारा सा चाहिए, तो हम क्या करते हैं, नाउ बिकॉज वी हैव टेक्निक्स लाइक PCR, हमने थोड़ा सा ही सैंपल कहीं से ले लिया एंड देन वी कैन मेक मल्टीपल कॉपीज ऑफ इट। दिस वे इट इज मोर एफिशिएंट टू गेट द डिजायर्ड अमाउंट ऑफ GOI या जीन ऑफ इंटरेस्ट, ओके। So fourth step is amplification for gene of interest. इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मत पढ़ लेना, GOI. How doing PCR. Here. Now let us come to the fifth step, which is ligation. Ligation is the process, या आप इसको integration of the GOI into the vector भी बोल सकते हैं. So I am writing it for you. Okay. इसके लिए क्या जाता है, क्या किया जाता है, व्हाट डू वी डू नाउ? नाउ इन अ पेट्री डिश हमने डीएनए फ्रेगमेंट्स को लिया, प्लाज्मिड को लिया, और कौन से एंजाइम को, इस मीडियम में कौन से एंजाइम को छोड़ दिया, लाइगेज, क्लियर। अब लाइगेज अपना काम करेगी एंड आफ्टर सम टाइम they will be integrated. Now we have a rDNA. rDNA बिल्कुल बन चुका है. After fifth step, rDNA is formed. या after ligation या after integration of the gene into the vector. हो चुका. अब इसके बाद खाली एक ही चीज बचता है, which is transformation. Transformation मतलब क्या? इसको अपने मंजिल तक पहुंचाना, मतलब इसको उसके होस्ट सेल तक पहुंचाना जहां पे ये मल्टीप्लाई कर सके. सो ट्रांसफॉर्मेशन इज व्हाट, होस्ट प्लस द वेक्टर. विथ rDNA, राइट. तो बिफोर ट्रांसफॉर्मेशन होस्ट को या द रेसिपिएंट सेल्स को थोड़ा कंपीटेंट किया जाता है. इट इज मेड टू बी मोर रिसेप्टिव ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, राइट. और इसके क्या क्या प्रोसेसेस हैं, वी हैव ऑलरेडी सीन इट इन द प्रीवियस वीडियो. फॉर स्टूडेंट्स हु आर watching this video only and who have not watched the previous video, I would request to kindly go and see that video. उसमें पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है. ओके,
फिर भी बोल देती हूँ, होस्ट सेल के 3 तरह के ट्रीटमेंट्स दिए हुए हैं. वन इज द केमिकल मेथड, और कैल्शियम क्लोराइड मेथड जहाँ पे कैल्शियम डाइवेलेंट आयन से ट्रीट किया जाता है. देन आइस एंड हीट शॉक, या तो फिर माइक्रो इंजेक्शन इन बायोलिस्टिक गन्स, या डिजार्म पैथोजन. हो गया ट्रीटमेंट, वेक्टर हो गया. तो दिस वाज द होस्ट सेल. इसका अपना ही जीनोम था. अब इसमें ये प्लाज्मिड भी आ चुका है. तो ऐसा एक होस्ट जिसमें ये तो अब जीएमओ हो गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड होस्ट. इसको क्या कहा जाता है? इसको हेटेरोलोगस होस्ट भी कहा जाता है. सो अ होस्ट सेल विथ इट्स ओन जीनोम एंड अ फॉरेन जीनोम इज कॉल्ड heterologous host. Okay? और ऐसे होस्ट से जो प्रोटीन बन रहा है दैट इज कॉल्ड द रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन. क्लियर हो गया? सो दीज वर द 6 स्टेप्स कि जिससे हमने आरडीएनए बनाया और उसके फाइनल डेस्टिनी तक पहुंचा दिया. होस्ट सेल के अंदर वो चला गया. नाउ एज द होस्ट सेल विल डिवाइड, सो विल द आरडीएनए. जैसे जैसे वो डिवाइड करेगा वो ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रोटीन उसका है, जो भी प्रोडक्ट है उसका, उसके लिए कोड करता रहेगा और वो प्रोडक्ट बनता रहेगा. तो अब तक ये जो प्रोसेसेस हम फॉलो कर रहे थे, आवर ऑब्जेक्टिव वाज व्हाट? टू ऑब्टेन दैट प्रोडक्ट ऑफ जीन. तो यहाँ पे सारे के सारे प्रोसेसेस खत्म होते हैं. नाउ वी विल लुक इनटू हाउ डू वी ऑब्टेन द प्रोडक्ट ऑफ द जीन. ओके, नाउ ये जो होस्ट सेल है, इसे अगर हम एक सेल कल्चर पे ग्रो कर रहे हैं ना, एट अ स्मॉल स्केल, छोटे से क्वांटिटी में इन द लैब, तो इससे जो प्रोडक्ट होगा वो भी कम ही होगा, राइट? बट अगर हमें कमर्शियल यूज़ के लिए चाहिए, वी हैव टू ग्रो इट इन लार्ज कल्चर्स. ओके, बट वॉट एवर द केस इज, हम जब सेल्स को एक सेल कल्चर पे ग्रो कर रहे हैं, द होस्ट सेल, यू नो सेल कल्चर के ग्रोथ के फेजेस हैं, लाइक लैग फेज, लॉग फेज एंड देन द स्टेशनरी फेज. आपने क्लास 11 में शायद किया हुआ है. लैग, ये है लॉग या एक्सपोनेंशियल. मैक्सिमम ग्रोथ यहीं पे होता है. एंड देन द स्टेशनरी फेज. तो वॉट एवर स्केल यू आर ग्रोइंग द होस्ट सेल्स, चाहे स्मॉल हो या लार्ज हो, यू हैव टू मेक इट श्योर कि जिस मीडियम पे हम उसे ग्रो कर रहे हैं, जैसे जैसे सेल्स ग्रो होता है, इट मतलब उस मीडियम से सारे न्यूट्रिशंस और पीएच वो उसके ऑल्टर होते रहते हैं. वो ऑप्टिमल कंडीशंस धीरे धीरे कम होते जाते हैं, राइट? बिकॉज दोज आर बीइंग यूज्ड अप. सो वी हैव टू ऑलवेज इंश्योर वन थिंग कि हम कंडीशंस को ऐसे रखें ताकि ये सेल ग्रोथ लैग फेज में हो, सो दैट मैक्सिमम प्रोलिफरेशन हमें देखने को मिले. मैक्सिमम प्रोलिफरेशन मीन्स व्हाट? मैक्सिमम डिवीजन ऑफ द होस्ट सेल. मैक्सिमम डिवीजन ऑफ द होस्ट सेल मीन्स व्हाट? मैक्सिमम डिवीजन ऑफ द आरडीएनए. और मैक्सिमम डिवीजन ऑफ द आरडीएनए या प्लाज्मिड होगा तो मैक्सिमम जीन प्रोडक्ट भी होगा. क्लियर है? तो इसके लिए एक तरफ से यूज्ड मीडिया को ड्रेन कर दिया जाता है, मेक श्योर दैट वी डू दैट. और दूसरे तरफ से फ्रेश मीडियम इज पुट इन. क्लियर?
दिस कंडीशन हैज टू बी मेंटेन्ड टू मेक श्योर कि ये सेल, ये जो कल्चर हो रहा है, इट persists, it continues to grow in its exponential phase. Now small phase से तो हमारा बात बनेगा नहीं, because we are going to produce it in commercial scale. तो commercial scale पे produce करने के लिए we don't require this lab devices anymore. Now we require the big things called bioreactors. So बच्चों, what are bioreactors? लार्ज टैंक्स ऑफ द कैपेसिटी ऑफ 100 to 1000 लीटर्स, जहां एक साथ 100 to 1000 लीटर्स के बीच का मीडियम डाल के उसमें से कल्चर किया जा सके. सो कैन यू इमेजिन कितना प्रोडक्ट बन रहा होगा उसमें से. नो बायोरिएक्टर्स का भी 2 टाइप्स हैं. तो स्टूडेंट्स, ये बहुत ही एक रफ स्केच है ऑफ बोथ द डिफरेंट टाइप ऑफ बायोरिएक्टर्स. वन इज सिंपल स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर, दूसरा है स्पार्क स्टायर्ड टैंक बायोरिएक्टर. दोनों में सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज क्या है वो समझने से पहले प्लीज ट्राई टू नो द मीनिंग ऑफ स्पार्ज. स्पार्ज का मतलब क्या? स्पार्ज का मतलब है टू मॉइस्टन समथिंग, टू स्प्रे ऑन समथिंग. यू छिड़कना नहीं, लाइक यू नो, ये जो फोमिंग हो रहा है ना, इसको स्पार्जिंग बोलते हैं. इस टाइप के एक्शन को, इस टाइप के भिगोने के एक्शन को या बबलिंग के एक्शन को स्पार्जिंग बोला जाता है. क्लियर है? नाउ लेट अस फर्स्ट कंपेयर द टू. देखते हैं दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटी है, फिर दोनों में क्या क्या डिससिमिलैरिटी है हम देखेंगे. सबसे पहले अगर स्ट्रक्चरली और ऊपर ऊपर देख ले, दोनों ही सिलिंड्रिकल है. एक का बेस इज कर्व्ड, दूसरे का फ्लैट है, राइट? पर दोनों में सिमिलैरिटीज क्या क्या है? दोनों में ही फ्लैट ब्लेड, इंपेलर या एजिटेटर, इसमें भी है, इसमें भी है. पीएच कंट्रोल दोनों में, टेम्परेचर कंट्रोल दोनों में, फोम ब्रेकर भी दोनों में है. ऑल्दो इट इज नॉट वेरी क्लियर देयर, क्योंकि उस डायग्राम को खाली आपको समझाने के लिए दिया गया है. ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम भी दोनों में है, राइट? सैम्पलिंग पोर्ट्स भी दोनों में है. सैम्पलिंग पोर्ट का क्या मतलब है कि दोनों में ऐसी ऐसी जगह है जहां से थोड़े थोड़े सैंपल को पीरियोडिकली निकाल के देखा जा सके कि प्रोग्रेशन कैसा चल रहा है. ओके, तो फिर फर्क क्या है? सी, यहां से पे ऑक्सीजन डाला जा रहा है, सब कुछ डाला जा रहा है. यहां पे ये जो फ्लैट ब्लेड इंपेलर है, इट इज मूविंग एंड इट इज क्रिएटिंग एन एक्शन, रोटेटिंग एक्शन इन द मीडियम. ऑक्सीजन सप्लाई हो रहा है, बस वही है. ओके, यहां पे वैसा एक रोटेटिंग इंपेलर तो है ही. नीचे से एक स्पार्जर है. मतलब क्या कि ये जो दिख रहा है ना, ये पीरियोडिकली एयर बबल स्पार्ज करते रहता है. सो यू कैन थिंक ऑफ समथिंग लाइक दिस. ऐसा लगा हुआ है, ये तो ऊपर से इसको घुमा ही रहा है. ऑक्सीजन इज बीइंग इन गिवन, ऑक्सीजन इज बीइंग सप्लाइड, और इसको घुमा रहा है तो इसका इट इज बीइंग डिस्ट्रीब्यूटेड वेरी वेल. और ये पीरियोडिकली यूं नीचे से स्पार्ज कर रहा है द एयर बबल्स. तो जैसे ही एयर बबल स्पार्ज कर रहा है, द क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन इज इंक्रीजिंग वेरी मच. क्वांटिटी जब इंक्रीज हो रहा है तो सरफेस एरिया ऑफ ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्रीजिंग. एज अ रिजल्ट वो इसका एफिशिएंसी भी ज्यादा हो जा रहा है, राइट? तो स्पार्क स्टार्ड टैंक बायोरिएक्टर्स आर ऑलवेज हाईली मोर एफिशिएंट देन सिंपल स्टार्ड टैंक. सिमिलैरिटीज, ये सब बेसिक रिक्वायरमेंट दोनों में ही है. सिंपल स्टायर्ड में है खाली एक ही स्टायरर है, घुमाने वाला डंडा, और इसमें घुमाने वाला भी है, नीचे से
एक्स्ट्रा एयर सप्लाई करने वाला भी है। एक्स्ट्रा एयर सप्लाई करने वाले को स्पार्जर कहा जाता है, दैट इज वाई द नेम स्पार्क्स टायर टैंक। इज द कॉन्सेप्ट क्लियर बिटवीन दिस टू टैंक्स? अब क्या याद करने में बहुत डिफिकल्टी होगा आपको? आई डू नॉट थिंक सो। I think I have been able to make it very simple and clearer to you. Okay, so for those students who are watching, please comment and let me know. तो because of the presence of this, इन दोनों में differences क्या क्या है? इसका ऑक्सीजन अपटेक is low, इसका comparatively it is high, और इसमें जनरल फर्मेंटेशन वाले प्रोसेसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें वो प्रोसेसेस या वो कल्चर मीडिया जिसमें कि ऑक्सीजन का डिमांड बहुत ज़्यादा है, वो इस टाइप वाले बायोरिएक्टर में किया जाता है। ओके, तो हमने बायोरिएक्टर में भी कल्चर मीडियम को घुमा के कल्चर कर लिया। अब हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। नाउ व्हाट? प्रोडक्ट तो आ गया, अब इस प्रोडक्ट को मार्केट कैसे करें? लेकिन मार्केटिंग करने से पहले हर जगह हमें क्या करना होता है? इम्प्योरिटी है कि नहीं उसे देखना पड़ता है, आइसोलेट करना पड़ता है, राइट? सो इसके बाद वाला स्टेप जो है दैट इज डाउनस्ट्रीमिंग प्रोसेस। क्या है वो? इसको रब करके मैं वो भी समझा देती हूँ। तो अब तक हम जो देख रहे थे दे वेर ऑल अ पार्ट ऑफ द बायोसिंथेटिक प्रोसेस। सारे के सारे प्रोडक्ट्स बन चुके हैं बायोरिएक्टर में। नाउ वी हैव टू हिट द मार्केट। अब ये जो प्रोडक्ट बना है इट कैन बी अ ड्रग और इट कैन बी समथिंग अदर देन अ ड्रग और नॉन ड्रग थिंग, राइट? तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग किसको बोलते हैं? वो जो प्रोडक्ट निकला है बायोरिएक्टर से उसका सेपरेशन एज वेल एज प्यूरिफिकेशन को कंबाइन करके जो होता है दैट इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। और यू कैन से डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज द कंबाइंड टर्म फॉर सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट दैट हैज बीन मेड। हो गया? अब यहां से जो आया है दैट इज द प्रोडक्ट, राइट? प्योरिफाइड प्रोडक्ट। अब सारे के सारे जो भी इनमें कंटेमिनेट मतलब प्योर प्रोडक्ट, अब इनमें जो भी था सब कुछ अलग कर दिया गया। अगर कुछ और चीज़ आ गया हो सब कुछ अलग कर दिया गया है। नाउ इट इज प्रिजर्वेटिव इज एडेड। सो दिस इज द फाइनल प्रोडक्ट। अब अगर फाइनल प्रोडक्ट एक ड्रग है, अगर ड्रग है तो इट इज सब्जेक्टेड टू स्ट्रिक्ट क्लिनिकल ट्रायल्स। अगर वो नॉन ड्रग है तो क्लिनिकल ट्रायल्स की इतनी ज़रूरत नहीं होती है। देन द प्रोडक्ट इन एनी ऑफ द केस इज सोल्ड इन द मार्केट या इट इज मार्केटेड। तो इसके साथ बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस खत्म होता है। सो बच्चों, दोज हु हैव वॉच्ड बोथ द वीडियोज एंड द स्मॉलर वीडियोज on this chapter, please let me know if I have been able to do justice to this very interesting but challenging chapter at the same time. I really tried very hard to make this chapter as simple as I can so that you don't have to blindly wrote everything. रट्टाफाई नहीं करना पड़े। I hope सारी की सारी बातें आपके दिमाग में as a blueprint बैठा है। Okay? अगर ऐसा हुआ है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू गिव अ लाइक टू दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, सो आई विल रियली बी वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स कि आप लोग में से कितने लोग इस वीडियो को देख के रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड आई एम गोइंग टू, आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है एंड आई एम गोइंग टू सी यू वेरी सून विथ अनदर वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टडी हार्ड, वर्क हार्ड। मे गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। बाय।